हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पेपर इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर हम देखें, अगर पिछले वीक और पिछले महीने में देखें तो जो पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, जैसे जेके पेपर ले लो, सेंचुरी टेक्सटाइल, वेस्ट कोस्ट, इनमें काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। करीबन शेयर्स 40 से 50% एक ही महीने में यहाँ पर राइज हो चुके हैं। तो उसके पीछे का रीज़न आज हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ इंडियन पेपर इंडस्ट्री में कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके पीछे का थेसिस क्या होना चाहिए, वो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप समझ जाइए कि आप पूरी पेपर इंडस्ट्री के जितने स्टॉक्स हैं उसमें आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, बट आई एम श्योर कि आप इस वीडियो के बाद आपको और कुछ वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं इंडियन की पेपर इंडस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर की हमने सप्लाई चेन बनाई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेपर बनता कैसे है, पेपर का मतलब पेपर बनाने की प्रोसेस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे हैं पेड़। जो फॉरेस्ट होते हैं, हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं। और जो कोई होता है गवर्नमेंट ओन होता है, कोई स्मॉल होल्डर फॉरेस्ट, कोई बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपनी इच्छा से भी जंगल उगाते हैं। जो स्मॉल होल्डर फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो संस्थाएं होती है वो उगाती है। कमर्शियल प्लांटेशन किया जाता है, बहुत सारी कंपनीज इसे उगाती है। तो वो क्या होता है कि उनका जो वहाँ पर जो लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, उनका जो आप कह सकते हैं लंबर होता है, उसको भेजा जाता है कंपनीज में। तो पल्प मिल में वो सारा जो जो लंबर होता है और जो उसके जो लॉग होते हैं, उसको लॉग बोला जाता है। उसके बाद उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी सारा फाइबर होता है। फाइबर दैट मेक आर पेपर एंड पैकेजिंग कैन कम फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन एनी कंट्री और एनी फॉरेस्ट। तो किसी भी हार्वेस्ट से वो जो सारा जो होता है वो लेकर आया जाता है पल्प मिल में। पल्प मिल के बाद वो जाता है सॉ मिल में। सॉ मिल के बाद वो जाता है इसमें। इसके अलावा इंपोर्टेड लॉग्स भी हम ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आ जाती है। पल्प मिल से हम पल्प निकाला। पल्प जो होता है ना, वो होता है कि यार आप जो लकड़ी डाली है, लकड़ी डालने के बाद जो निकलता है, एक्सट्रैक्ट जो निकलेगा, वो उसे उसे बोला जाता है पल्प। और पल्प डालने के बाद उसमें आती है पल्प की बेल्स को इंटीग्रेटेड पल्प और पेपर मिल में डाला जाता है। और उसके बाद देखो दो प्रोसेस हो सकती है। एक तो यहाँ से आपने लिया और पल्प मिल बनाया। पल्प मिल बनाने के बाद आप इंटीग्रेटेड पल्प मिल में ले गए या पेपर मिल में लेके चले गए, या फिर आप लेके चले गए इंपोर्टेड, जो आपने इंपोर्ट किया और डायरेक्ट उस लोग को लेके गए। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से वो पेपर बन के निकलेगा, वो बनेगी पेपर मिल। पेपर मिल में ये कन्वर्ट होने के लिए जाएंगे। कन्वर्टर में क्या हो सकता है कि आपके अलग अलग जो ऐसा हो सकता है ना कि अलग अलग यूज़ केसेस के हिसाब से यहाँ पर पेपर बनाए जाते हैं। कोई प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, कोई न्यूज़पेपर के लिए यूज़ होता है। तो उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो कैटेगरी ए वाला जो होता है वो होता है हाई क्लास, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं। वहीं कैटेगरी बी जो होती है वो होता है यूज्ड पेपर का, जो होता है ना, जैसे आपने एक क्लासमेट का जो हो गया वो होता है कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में आता है जो न्यूज़पेपर का पेपर होता है, वो कैटेगरी बी में आता है, जिसमें इतना दम नहीं होता और उतना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और फिर इसके अलावा सी कैटेगरी भी होती है जिसकी और लो क्वालिटी होती है, जो हमारी रफ नोटबुक होती है वैसे देखने को मिलती है। उसके बाद ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग होने के बाद जब पेपर यूज हो जाता है, उसके बाद रिसाइकलिंग होने के बाद भी आपका यहाँ पे वापस से पेपर को बनाया जाता है। तो जो रिसाइकिल्ड पेपर होते हैं उनको बनाने के बाद भी वापस से नया बेचा जाता है। तो कैटेगरी बी और सी में आता है। तो ये हो जाती है पूरी सप्लाई चेन, जिसमें हमने यूज़ किया फ्रॉम द फॉरेस्ट से हमने लेके आए। उसके बाद पल्प मिल के बाद हमारी इंटीग्रेटेड मिल के बाद कन्वर्टर, उसके बाद ब्रांडिंग, उसके बाद पेपर के अलग 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 यूज केसेस यहाँ पर हमने देखे। तो ये हो जाती है पूरी सप्लाई चेन, जिसमें हम समझ सकते हैं कि इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो निकल के आता है, वो पेड़ पौधे या फिर रिसाइकिल्ड पेपर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, क्या हो रहा है इस पेपर इंडस्ट्री में, उसको समझने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया की पेपर इंडस्ट्री की कितनी वैल्यू है। साथ ही साथ वो वर्ल्ड की अगर हम प्रोडक्शन ऑफ पेपर देखें तो उसमें कितना पोर्शन कवर करता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं 35,000 करोड़, या आप कह सकते हैं $7 बिलियन की टोटल इंडिया की पेपर इंडस्ट्री है। उसमें से 2% अगर हम देखते हैं वो वर्ल्ड का प्रोडक्शन, अगर वर्ल्ड में अगर 100 पेपर बन रहे हैं या 100 पेपर बोर्ड बन रहे हैं तो इंडिया उसमें केवल 2% का पार्टिसिपेशन लेता है। इसके अलावा अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन टू एक्सचेकर, मतलब कि इसके एक्सपोर्ट की बात करें तो 3,000 करोड़ के लमसम का इसमें एक्सपोर्ट है। तो मान लीजिए करीबन 10% के लमसम का एक्सपोर्ट यहाँ पर इंडस्ट्री करती है। इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि इसमें जो पूरी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है और साथ ही साथ लेबर इंटेंसिव भी प्रोसेस है। इसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है उसमें वाटर का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस माना जाता है। अब इसको बनाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि केवल वुड वाला होता है। वो तो होता है कि
उससे पल्प बनाया जाता है, वो होता है करीबन करीबन 30% के लमसम। अगर हम इंडिया की बात करें तो 30% के लमसम का बनाया जाता है पेपर, वो बनाया जाता है केमिकल पल्प या वुड के जो पल्प होता है उससे। उसके बाद 48% बनाया जाता है रिसाइकिल्ड फाइबर से, 22% बनाया जाता है एग्रो रेसिड्यू। तो एग्रो रेसिड्यू में क्या आता है कि जो हमारे गेहूँ, धान, बम्बू और वुड होती है, उसका जो एग्रो मतलब जो फसल बन जाती है, फसल के बाद जो कचरा बचता है, उससे भी यहाँ पर न्यूज़पेपर या आप कह सकते हैं ना रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ से 22% आपका रॉ मटेरियल यूज़ करके। तो ये 3 तरीके के आपको रॉ मटेरियल आई थिंक समझ में आ गए। एक हो जाता है केमिकल पल्प जो बेसिक वुड से निकल के आता है, जो फॉरेस्ट मैंने बताया था, उसके अलावा रिसाइकिल फाइबर, और तीसरा होता है एग्रो रेसिड्यू। टोटल अगर हम पेपर इंडस्ट्री को क्लासीफाई करें तो 4 सेगमेंट यहाँ पर निकल के आते हैं। पहला आता है प्रिंटिंग और राइटिंग, जिसका मेजर यूज़ होता है जो हमारी जो नोटबुक्स होती है उसमें, और इसके अलावा प्रिंटिंग में। तो हमारे अगर आपने देखा होगा जेके कॉपियर के बहुत सारे आपके ऑफिस में प्रिंटिंग के लिए जो लगाए जाते हैं, उसकी अलग अलग कंपनीज आती है, तो वो होता है जिसका 30% का यहाँ पर शेयर है। वहीं अगर हम पैकेजिंग और पेपर बोर्ड की बात करें तो हम जोमेटो, स्विगी से बहुत सारे और यहाँ तक कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट से जो पैकेजिंग होकर आती है, वो यहाँ पर पेपर बोर्ड है, वो 46% कैटेगरी का पार्टिसिपेशन देते हैं। स्पेशलिटी पेपर की बात करें तो 9% टिश्यू पेपर जिसमें आता है, और 4th आता है न्यूज़ प्रिंट। तो न्यूज़ प्रिंट में आप देख सकते हैं करीबन 15% का मार्केट शेयर है टोटल इंडस्ट्री का। अगर इंडस्ट्री साइज के अगर हम पर से बात करें तो यहाँ पर 2 तरीके की है, एक तो ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री होती है, एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री होती है। तो ये इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री, क्योंकि 60% ऑफ द मार्केट साइज जो आता है वो आता है आपके छोटे छोटे प्लेयर्स से। तो हर अपनी अपनी स्टेट में यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स हैं, वो भी यहाँ पे बड़ा पार्टिसिपेशन रखते हैं। बट इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पे बहुत बड़ा चंक मतलब 40% ही है। जबकि अगर हम इंडिया की इंडस्ट्री को अगर यूएसए और डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो 68% यूएसए की जो इंडस्ट्री है वो टॉप 3 प्लेयर्स के पास है। जहाँ जबकि इंडिया की अगर टॉप 3 प्लेयर की बात करें तो केवल 9% मार्केट शेयर है उनके पास। 72% अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो 72% है, और 21% चाइना में। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जबकि इंडिया की इंडस्ट्री धीरे धीरे अभी कंसोलिडेट होने स्टार्ट हुई है। तो ये हो जाता है 2 तरीके के यहाँ पे आपने सेगमेंट्स देख लिए कि किस किस तरीके से। तो ये बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री से जो आउटपुट निकलता है उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स और ये 4 पार्ट्स यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। अब समझते हैं कि पेपर इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट 2018 की आई थी उसमें चाइना यहाँ पे नंबर 1 पे कैटेगरी में था, यूएस 2nd कैटेगरी पे, जापान 3rd कैटेगरी पे, जर्मनी 4th और इंडिया 5th नंबर पे कैटेगरी में आता है। वहीं इंडोनेशिया की बात करें तो 12,478 मेट्रिक टन के साथ वो आता है 5th कैटेगरी पे, मतलब 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेपर और कार्डबोर्ड का। तो सबसे पहले अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रॉ मटेरियल जो मैंने बताया कि रॉ मटेरियल में वुड पल्प, वेस्ट पेपर और एग्रो रेसिड्यू आता है। तो मेजर जो है वो वेस्ट पेपर का यहाँ पर इंडिया में यूज़ किया जाता है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि पेपर इंडस्ट्री में इतना बूम क्यों आया है, और इंडिया की पेपर इंडस्ट्री में बेसिकली अगर हम देखें तो वहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो पहला रीज़न आता है वो निकल के आता है कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। हम अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया के इंडियन कोरुगेटेड केस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ICCMA है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक बहुत जाना माना आप कह सकते हैं एसोसिएशन है। उनके किरीट मोदी जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका मानना है कि रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल ऑफ द पेपर इज़ जस्ट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अगर हम चाहे वो इंपोर्ट की बात हो या पेपर की बात हो, दोनों ही जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पार्टिसिपेशन है जो हम यूरोप से काफ़ी इसमें जो यूज्ड पेपर होता है, जो जिसकी 45 से 50% इंडस्ट्री में डिमांड है, वो हम यूज़ करते हैं, वो यूरोप से आता था, और यूरोप से वहाँ से आने वाला है, उस पर बैन लगा दिया है, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो उसके कारण यहाँ पे स्कैर्सिटी क्रिएट हो चुकी है, और उसके कारण यहाँ पर पूरी पैकेजिंग लाइन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और उसके चलते यहाँ पर पिछले अगर हम 4 डिकेड की बात करें, 1974 में ऐसा कुछ क्राइसिस आया था, बट अभी वाला जो क्राइसिस है वो इससे भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो वेस्ट पेपर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था वो यूरोपियन यूनियन से किया जाता था, और वहाँ पर अभी बैन लगा दिया है, तो अभी इसकी कोई भी वहाँ से सप्लाई नहीं हो रही है। तो इंडिया की जो मेजर डिपेंडेंसी थी अगर इंपोर्ट की बात करें तो वो यूरोपियन यूनियन पे थी और ऑस्ट्रेलिया पे थी। वहाँ से अभी ये आना थोड़ा कम हो चुका है, और इसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्री वाइड है, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में भी है, क्योंकि वर्ल्ड में भी इसी तरीके की प्रक्रिया होती थी। तो पहली चीज़ यहाँ से ये निकल के आती है।
दूसरी चीज़ आती है कि चाइना एंड द पल्प। तो चाइना क्या है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, अगर आपने कैपेसिटी देखी थी तो चाइना में पेपर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा चाइना में थी। और चाइना क्या करता था कि चाइना की गवर्नमेंट ने 2021 में पेपर इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। तो इंपोर्ट, क्योंकि इन्वायरमेंटली काफ़ी इश्यूज इसमें शामिल हैं, तो वेस्ट पेपर जो पूरे वर्ल्ड से लार्जेस्ट इंपोर्टर था चाइना, उसने वहाँ पर इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब उसका जो इंपोर्ट करना बंद हुआ तो वहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसाइकिल वेस्ट होता था और ये फिर उसका फिनिश गुड प्रोडक्ट बना के बेचते थे। बट अभी क्या करने लगे कि ये पल्प यूज़ करने लग गए, क्योंकि उसका इंपोर्ट करना बंद हो गया। तो इंपोर्ट करना बंद हुआ तो इन्होंने यूएस में अपनी अपनी सब्सिडियाँ बनाई, और जैसे यूरोपियन यूनियन में अपनी सब्सिडी बनाई, और वहाँ से ये वहाँ के प्रोडक्ट को अब वहीं यूज़ करने लग गए, क्योंकि इंपोर्ट करना बंद हो गया। बट ये चाइना में क्या करने लगे, चाइना में जो अपनी कैपेसिटी थी उसको पल्प से यूज़ करने लग गए। क्योंकि दो तरीके से कर सकते हैं कि आप रिसाइकिल्ड पेपर से कर सकते हो, और दूसरा आप कर सकते हो पल्प से। तो पल्प से क्या होता है कि अब जो पल्प की डिमांड है वर्ल्ड वाइड, वो पल्प तो ये इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि पल्प की जो सारी डिमांड है वो ये खींचने लग गए। और चाइना, आपको पता है कि जिस तरीके से वो कैपेसिटी यूटिलाइज करता है, सारा जो माल था चाइना में इंपोर्ट होने लगा। और उसके कारण अगर हम देखेंगे पल्प की, अगर हम प्राइसिंग देखें तो $475 पर टन से अभी वो बढ़कर $700 हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा मेजर इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ लॉकडाउन लग गए तो जो पेपर यूज़ होता था हमारे इंडिया में, चाइना में, वो भी उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। और क्योंकि स्कूल्स बंद थे, ऑफिस बंद थे, तो उसकी जो डिमांड थी वो ड्रास्टिकली बंद हुई। और अब जो है यूज्ड पेपर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जितना यूज्ड पेपर था वो हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन हो जाती है कि पल्प की ऑलरेडी डिमांड थी जो चाइना खींच चुका है, और साथ में जो यूज्ड पेपर था वो यूरोपियन यूनियन के पास था, तो वो एक्सपोर्ट करने नहीं दे रहे हैं, और हमारे पास ऑलरेडी जो था वो हम यूज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास रिसाइकिल्ड पेपर नहीं बचा है। तो ये सबसे बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट करता है, क्योंकि 50% हमारी जो इंडस्ट्री है वो रिसाइकिल्ड वर्क पेपर पे काम करती है। जो थर्ड यहाँ पर रीज़न निकल के आता है वो है रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। तो अभी क्या होने लगे कि मिल्स जो हैं, अलग अलग मिल्स हैं, उनके जो पेपर रिसाइकलिंग के प्लांट है वो यहाँ पर धीरे धीरे उनकी जो कैपेसिटी है वो उसको कम यूटिलाइजेशन करने लग गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट की जो इनके पास जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे आना ही खत्म हो चुका है। और इसके कारण रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के कारण इनको एक एक महीने की जो मिल की जो है वो यहाँ पे करीबन केवल 15 या 20 दिन ही काम कर पा रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन के कारण यहाँ पर और जो इंटरेस्ट रेट है और जो कोल की प्राइसिंग है वो यहाँ पे और बढ़ चुकी है, जिसके कारण इनपुट प्राइस काफ़ी राइज हो चुके हैं। और इसके चलते यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉस्ट पे काफ़ी बड़ा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा एक और चीज़ जो सरकार ने यहाँ पर और कर दी है वो है कि सेंटर ने यहाँ पर 2.5% की बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी है। तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो ऑलरेडी प्राइसेस यहाँ पे बढ़ चुके हैं बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी, पेपर के वेस्ट पेपर पे। बट वेस्ट पेपर पे यहाँ पर साथ ही साथ 2.5% की कस्टम ड्यूटी लगा दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इसके कारण क्या हुआ है कि जो हम इंपोर्ट करते थे वो और महंगा हो चुका है, क्योंकि उसकी जो, अगर यूएस के वेस्ट रेट की पेपर की बात करें तो वो ऑलरेडी $300 से $400 पे पहुंच चुका है, अगर हम फरवरी 1 की बात करें। और उसके इंपोर्ट पे हमने यहाँ पे प्लस 2.5% की बेसिक कस्टम ड्यूटी और लगा दी है। तो इसके चलते इंडिया की जो प्राइसिंग है वो और बढ़ चुकी है। और दूसरी बात है, ये तो यूएस की बात हुई, और यूरोपियन यूनियन ने तो खुद ने ही एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, तो अब वहाँ से पेपर आ नहीं सकता। और इसके कारण यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इंपोर्ट ड्यूटी के कारण। अब यहाँ पर जो, अगर हम रॉ मटेरियल शॉर्टेज की बात करें तो डोमेस्टिक वेस्ट पेपर की प्राइस जो है वो ₹20 से बढ़कर ₹28 हो चुकी है, जो कि कभी आप कह सकते हैं कि जो कैटेगरी लेवल 1 होता था ना, जो कैटेगरी ए बताया था मैंने, जो सबसे हाई क्लास कैटेगरी होता है, उसकी प्राइसिंग हुआ करती थी, उसके बराबर वेस्ट पेपर की प्राइसिंग हो चुकी है, क्योंकि वेस्ट पेपर ऑलरेडी मिलना ही बंद हो चुका है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो नुकसान होता है, जो ऐसे लोग हैं जिनकी कैपेसिटी सारी काम करती है, इंपोर्ट पे काम करती थी, और साथ ही साथ जो केवल रिसाइकिल पेपर में काम करते थे, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर सेटबैक नज़र आता है। इसके बाद आती है पांचवा और छठा रीज़न यहाँ पर निकल के आता है शिपिंग कॉस्ट का। तो अगर आपने देखा होगा कि अभी जब से हमारा कोरोना लगा उसके बीच में एक शिपिंग कॉस्ट के कारण शिपिंग कंटेनर की यहाँ पे शॉर्टेज आ गई, और साथ ही साथ उसके कारण जो है ना प्राइसिंग काफ़ी बढ़ने लगी, जो शिपिंग की जो प्राइसिंग होती थी वो काफ़ी बढ़ने लगी। तो वेस्ट पेपर का अगर हम प्राइस की बात करें तो 40 फीट कंटेनर की जो प्राइस होती है वो बढ़ के $2,800 से $3,600 तक पहुंच चुकी है, जो कि अगर हम राइस देखें तो $800 पर 40 फीट कंटेनर की जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये पहले हुआ करती थी $1,600 से $1,800, तो ये मतलब लगभग प्राइसिंग डबल हो चुकी है। तो आपकी
दोनों तरफ से मार पड़ रही है। आपका वेस्ट पेपर की जो है प्राइसिंग वो भी बढ़ चुकी है, शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ चुकी है आपके। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वेस्ट पेपर का जो ऑस्ट्रेलिया से आता था, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम नॉर्मल अभी प्राइसिंग की बात करें तो वो $2000 से बढ़ के $8000 हो चुकी है। तो इंडिया गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी बात कर रही है और उस यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे बात करने की बात चल रही है। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हमारी क्लेरिकल एरर के कारण यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट है उसमें हमने एक्सपोर्ट में बैन कर दिया है। बट अगर अप्रैल में इनकी वापस से मीटिंग होने वाली यूरोपियन यूनियन की कमीशन की, और अगर वो सही नहीं होता है तो यहाँ पर 2 महीने और लग जाएंगे इस चीज़ को ठीक होने में। और उसके चलते क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वेस्ट पेपर आ नहीं पा रहा है इंडिया में, और आप कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो उसके कारण उसकी शॉर्टेज हो गई, उसकी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे आता है लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है कोल अवेलेबिलिटी। तो कोल अवेलेबिलिटी जहाँ पे प्राइस ऑफ कोल ₹6 पर केजी हुआ करती थी, वो बढ़ के ₹15 से ₹17 हो चुकी है। और ये भी एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं कोल सप्लाई। अगर आप समझिए कि जिसका इंटीग्रेटेड मिल होगी, इंटीग्रेटेड मिल में का हम और डिटेल में बात करेंगे तो उनके पास क्या होता है कि वो खुद के पावर जनरेशन खुद करते हैं। बट जो पावर जनरेशन खुद नहीं करता है, उनका कोल जो वो बाहर से परचेज करते हैं। तो अगर आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा तो वो ₹6 की प्राइसिंग अभी कितनी हो चुकी है, 16 या 15 17 हो चुकी है। तो ये हो गया करीबन 2x से 3x का राइज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और उसके चलते आपकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो रॉ मटेरियल प्राइसिंग में यहाँ पे आपका काफ़ी प्रेशर, उसके कारण मार्जिन में आपका काफ़ी प्रेशर रहने वाला है। और प्राइसेज ऑफ अदर रॉ मटेरियल लाइक कॉर्न स्टार्च, स्टील पिंस जो उसमें यूज हो जाता है पेपर मिल में, वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगर प्राइस ट्रेंड को अगर हम कंपेरिजन करें मार्च 21 मार्च 22 में, तो राइटिंग, प्रिंटिंग और पेपर की बात करें तो वो 39 से 46,000 पर मेट्रिक टन हुआ करता था, वो बढ़ के 60 to 75,000 मेट्रिक टन हो चुका है। कोटेड पेपर 60,000 हुआ करता था, ₹1,00,000 पर मेट्रिक टन हो चुका है। क्राफ्ट पेपर की बात करें 37,000 हुआ करता था, वो बढ़कर 37 से 43,250 तक पहुंच गई है रेटें। और न्यूज़ प्रिंट का जो सबसे बेसिक पेपर हुआ करता था वो 37,000 पर मेट्रिक टन था, वो 85,000, मतलब कि करीबन 2.5x की आपको राइज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये आप ओवरऑल इंडस्ट्री का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसिंग का किस तरीके से गेम चल रहा है। अब पेपर डिमांड के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट और किस तरह से कंपनीज हैं वो सोच रही है, उसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिमांड के साइड में अगर हम देखते हैं तो ऑफिसेज और स्कूल वापस से ओपन होने लगे हैं, तो उसकी जो डिमांड्स है वो काफ़ी यहाँ पर जनरेट हो रही है। इसके अलावा हम देखते हैं ई कॉमर्स में पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि एंटी प्लास्टिक सेंटीमेंट्स, रिसाइकिल्ड हम फीचर पेपर का जो है, जो प्लास्टिक का जो रिसाइकिल्ड फीचर है उसको हम क्या करने लगे हैं कि यार प्लास्टिक यूज़ नहीं करते हैं और उसकी जगह रिसाइकिल्ड फीचर ऑफ पेपर है, क्योंकि भैया पेपर को भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं बट प्लास्टिक को उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके कारण उसकी जगह भी हम, जैसे स्ट्रॉ होती है तो हम स्ट्रॉ को भी प्लास्टिक की स्ट्रॉ यूज़ करने लग गए हैं। तो उसके कारण भी आप कह सकते हैं ना कि पेपर की ओवरऑल डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जोमेटो, स्विगी, इस तरीके के प्लेयर्स काफ़ी आने के कारण यहाँ पर डिमांड काफ़ी हायर रहने वाली है आने वाले सालों में भी। अपॉर्चुनिटी इंडियन प्लेयर्स के लिए ये है कि अब इंडिया अगर हम पहले अगर हम देखते हैं ना कि इंडिया के प्लेयर्स एक्सपोर्ट इतना क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करीबन 10% ही हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो कॉस्टिंग हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि हमारे अगर हम इंटरनली बात करें तो इंटरनली हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी प्राइसिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि हर कंट्री में प्लेयर्स थे जो हमसे सस्ता बना पाते थे। बट अभी क्या हुआ है ना कि ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे प्राइसिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। जब ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे प्राइसिंग बढ़ती है तो इंडिया के जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स होते हैं, जो पूरी प्रोसेस खुद का खुद करते हैं, उनके मार्जिन क्या होते हैं, वो पहुंच जाते हैं लगभग कंपिटिटिव लेवल पे पहुंच जाते हैं हम ग्लोबल के। और जैसे ही हम ग्लोबल के कंपटीशन लेवल में पहुंचते हैं तो हम, हमारी जो पहचान है वो यहाँ पे बराबर की हो जाती है। जैसे ही आप बराबर की पहुंचोगे तो आप अपना प्रोडक्ट भी मार्केट में बेच सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए 1.5 से 2 इयर्स आने वाले समय में। अगर यहाँ पे, क्योंकि हमने काफ़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है, हमारी डोमेस्टिक की जो डिमांड है उसको हम अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो वो इंडियन प्लेयर्स के लिए यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि आप मार्जिन्स को सस्टेनेबल और आगे किस तरीके से ले जा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आज हमने पूरा ये पेपर इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की है। अगर हम देखते हैं कि पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो आंध्रा पेपर 53% राइज हो चुका है, जेके पेपर 46%, वेस्ट कोस्ट की बात करें 42.6%, तमिलनाडु पेपर लिमिटेड की बात करें 32%, सेंचुरी टेक्सटाइल 12-13%। तो टॉप 5 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ये करीबन ऑन एन एवरेज 40% के लमसम का इन्होंने राइज ऑलरेडी स्टॉक में आपको देखने को मिल चुका है। अब आ जाते हैं कि अब इस पूरे स्पेस में आपको कंपनी को एनालिसिस या कंपनी को फाइंड आउट कैसे करना है। तो
इसमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंटीग्रेटेड पेपर मिल क्या होती है और नॉन इंटीग्रेटेड पेपर मिल क्या होती है। क्योंकि अगर आप कोई सी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे और उसको बिना जाने कि वो इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंटीग्रेटेड मिल क्या होती है, कि आपका जो टाई अप होता है वो फॉरेस्ट्री से लेके, फॉरेस्ट्री से आप उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आप उसका वुड चिप्स उसके क्रिएट करेंगे, फिर आपका वहीं प्लांट होगा, प्लांट भी पास पास ही होगा। तो ये सारा क्या होता है कि एक ही जगह यहाँ पर क्रिएट की जाती है, जो मशीन्स और जो आपकी जो पूरा प्रॉपर प्रोडक्शन होता है वो एक ही जगह किया जाता है, कि फॉरेस्ट्री के बिल्कुल पास किया जाता है, ताकि फॉरेस्ट से लाए और आपने पूरा पूरा प्रोसेस किया और उसमें जितना भी वहाँ पे कचरा निकलेगा उसको आप एज ए हीट यूज़ कर सकते हैं और उससे आप वापस अपने उसकी जो पावर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेपर मिल जो होती है उसमें ऑन साइट कैपेबिलिटीज़ काफ़ी होती है, उसमें जो राउंड वुड होती है वो जाती है और उसके बाद उससे पेपर बन के निकलता है। इसमें क्या होता है ना कि एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना बहुत बड़ी कैपेसिटी एक साथ आपको यूज करनी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि यार आपकी मतलब कि जैसे अगर 100 की कैपेसिटी 100 की कैपेसिटी है आपकी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार इसके जो बेचेज होते हैं वो ऐसे होते हैं 25-25-25-25, जबकि जो नॉन इंटीग्रेटेड होती है, नॉन इंटीग्रेटेड में बेचेज होती है उसकी साइज होती है काफ़ी कम। इसमें होता है ड्राइड पल्प होता है जो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो वेस्ट पेपर होता है उसको आप लेके आते हैं और उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं। उसकी जो बेच साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है और उसके बाद आप पेपर बनाते हैं। तो कुछ चीज़ों के प्रोज भी हैं, इस चीज़ों के कुछ प्रॉन्स भी हैं। तो अगर हम इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी की बात करें तो वो इंटीग्रेटेड मिल्स में सबसे ज़्यादा होती है और इनकी जो बेच साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो वो एक प्रॉब्लम भी है। नॉन इंटीग्रेटेड की बात करें तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि छोटी छोटी भी अगर कैपेसिटी में आप काम करोगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो यहाँ पर कुछ नहीं होती है। तो बेच प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाता है। बट इंटीग्रेटेड पेपर मेकिंग अभी इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ कि अगर आपने इंटीग्रेटेड प्लेयर को आपने परचेज़ नहीं किया, मतलब ऐसा शेयर परचेज़ नहीं किया जिसके पास इंटीग्रेटेड मिल्स नहीं है, तो इंटीग्रेटेड मिल्स नहीं होगी तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में इतनी कैपेसिटीज़ नहीं है कि हम वेस्ट पेपर या पल्प हम परचेज कर सकें, क्योंकि इनकी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है। जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी। तो अगर आप पास ऑन नहीं कर पा रहे प्राइस, ये प्राइस को अगर आप पास ऑन नहीं कर पाए तो आपका जो बढ़ी हुई प्राइस है, क्योंकि आपको कोल भी बाहर से खरीदना है, आपकी कैपेसिटी आपका जो लेबर है उसकी भी प्राइस बढ़ रही है। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड मिल में क्या होता है कि कोल की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, आपकी केवल लेबर की प्रॉब्लम रहती है। तो लेबर की अगर प्राइसिंग बढ़ेगी, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा और उसके अलावा आप जो है पास ऑन करने की आपके पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि आपके पास ये कैपेसिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका आपके पास ऑलरेडी टाई अप होता है। बट नॉन इंटीग्रेटेड मिल में क्या होता है कि इसका आपके पास नहीं होता है। तो अगर बाहर से अगर आपकी कैपेसिटी आना बंद हो गई, बाहर से जैसी कैपेसिटी आना बंद होगी, इंपोर्ट होना बंद होगा, या आपके पास जो डिमांड है वो उसकी रेट है अभी जैसे 28-30 चल रहा है रिसाइकिल्ड पेपर की इंडिया में, तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी प्रेशर होने लग जाएगा जब आप बनाएंगे। तो जैसे ही आपका रॉ मटेरियल पे प्रेशर बढ़ेगा तो आपका मार्जिन्स होंगे वो मार्जिन्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना जल्दी पास ऑन नहीं कर पाएंगे। जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर उनके जो मार्जिन्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी प्राइस बढ़ाएंगे उनके मार्जिन्स तो ऑलरेडी आपके मार्जिन से यहाँ पर श्रिंक में अगर हम देखेंगे तो एज कम्पेयर टू इंटीग्रेटेड मिल्स में वहाँ पर मार्जिन्स हैं उनमें कॉस्ट प्रेशर कम रहता है, क्योंकि वो सारी प्रोसेस वो खुद के खुद करते हैं। और जबकि नॉन इंटीग्रेटेड प्लेयर्स में क्या होगा कि वो एक ही प्रोसेस करते हैं या दो ही प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं उनकी कंपनियों को सेलेक्ट किया है, हाईलाइट किया है, उनको हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी उनमें बेस्ट नज़र आती है। तो अगर हम इंडिया की टॉप 10 कंपनीज़ की बात करें तो उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने हाईलाइट किया है और उसको पूरी तरीके से हमने फॉर्मेटिंग की है, ताकि आपको समझ में आ सके कि कौन सी कंपनी है जो बेस्ट हो सकती है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी अगर हम कंपनी की बात करें वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। बट सेंचुरी टेक्सटाइल एज पर मार्केट कैप अगर मैं बोल रहा हूँ, बट सेंचुरी टेक्सटाइल में यहाँ पे और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे इसमें टेक्सटाइल भी है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग भी है, और ये थोड़ा बहुत और दूसरा काम भी, रियल एस्टेट का काम भी करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेंचुरी टेक्सटाइल यहाँ पर सबसे पहली कंपनी निकल के आती है। उसके बाद आती है जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट, आंध्रा पेपर में आपको ये समझना जरूरी है कि आंध्रा पेपर ऑलरेडी वेस्ट कोस्ट की सब्सिडरी है। इसमें 72% की जो होल्डिंग है वो वेस्ट कोस्ट की है। इसके अलावा तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट है, शेषाशाही पेपर, सेठिया इंडस्ट्रीज, इमामी पेपर, ओरिएंट पेपर और कोतुम पेपर्स हैं। तो मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो टॉप 10 कंपनीज हैं इंडिया की जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि कंपनी की हमको देखनी होगी कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है। तो अगर हम कैपेसिटी वाइज बात करें तो जेके पेपर की यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे कैपेसिटी है वो 8,07,000 की कैपेसिटी है। तो जेके पेपर यहाँ पर लीडर निकल के आता है। उसके बाद आता है आपका वेस्ट कोस्ट और आंध्रा को अगर हम मिला लेते हैं तो ये
जेके पेपर से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आंध्रा पेपर वेस्ट कोस्ट की सब्सिडरी है। तो यहाँ पर टोटल करीबन करीबन 10 लाख के लमसम की कैपेसिटी बन जाती है वेस्ट कोस्ट और आंध्रा पेपर की। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो वेस्ट कोस्ट इज जस्ट 5,61,000। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करें तो 4,44,000। और बाकी इन सब की कैपेसिटीज आप देख सकते हैं, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट की 6 लाख की है, बाकी सबकी 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख के लमसम की कैपेसिटी यहाँ पर निकल के आती है। तो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी यहाँ पर जेके पेपर की है इंडिविजुअल लेवल पे। वहीं अगर हम वैल्यूएशन पर से बात करें तो पी रेशो अगर आप देखेंगे और प्राइस टू सेल्स की बात करें तो पी रेशो सबसे पहले यहाँ पर निकल के आता है, वो है अगर हम सेंचुरी टेक्सटाइल को छोड़ दें 133 का पी है, उसके अलावा जेके और इन सब के पी देखेंगे आप 10 से 12 के बीच में घूम रहे हैं। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि 10 ये सारे जो हैं वो 10 से 12 के बीच में यहाँ पर आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आ जाते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पे। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन्स हमारे को निकल के आता है 23%। ये लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो सेठिया इंडस्ट्रीज़ का 23% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें जेके पेपर की तो यहाँ पर फिर से 20% के लमसम का मार्केट है, मार्जिन है वो काफ़ी डिसेंट मार्जिन है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरी कंपनीज देखते हैं तो उनका मार्जिन 15% से ऊपर एक भी कंपनी के नहीं है। ओरिएंट पेपर तो यहीं से ही नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, तो ओरिएंट पेपर को आप यहाँ पे इग्नोर करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम कुंतुम की बात करें तो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव है, तो कुंतुम भी हट जाएगा। आपका इमामी पेपर भी उनका नेगेटिव मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट का भी आपका मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन वो नेगेटिव है। तो अब बस्ती कौन कौन सी कंपनियां हैं आपकी? बस्ती है सेंचुरी टेक्सटाइल, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट और आंध्रा का भी अगर हम बात करें, सेंचुरी टेक्सटाइल भी नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव है। वेस्ट कोस्ट का बात करें तो वेस्ट कोस्ट का मार्जिन यहाँ पर पॉजिटिव है, आंध्रा पेपर का भी मार्जिन नेगेटिव है। अब बस्ती है शेषाशाही, सेठिया, जेके पेपर और वेस्ट कोस्ट। तो 4 कंपनीज अब यहाँ पर हमारे पास देखने को बचती है। अब अगर हम इसके अलग पैरामीटर्स को और देखते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशो की अगर हम बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशो में जेके पेपर के डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली में कंपनी परचेज की है। इसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जेके का अगर हम देखते हैं पूरा तो सबसे ज़्यादा ग्रीन अगर हाईलाइट्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा इंटीग्रेटेड प्लेयर भी है, और ये सारे प्लेयर्स इंटीग्रेटेड है, इनके मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा कंपनी की सेल्स है वो भी काफ़ी एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी प्रॉफिटेबल है। ईवी टू इबिटा की बात करें तो भी एक अच्छा लेवल है, 8.32 का ईवी टू इबिटा है, जबकि दूसरी कंपनीज के इवन आफ्टर आपके 10 का है। जैसे भी तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट का पकड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन पर से तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट 10.66 चल रहा है, जो कि एज कम्पेयर टू जेके पेपर अच्छा होने के बावजूद उसकी वैल्यूएशन आपको यहाँ पर सही मिल रहे हैं। वहीं आंध्रा पेपर जो आपका सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ पे प्लेजिंग अगर देखेंगे तो 70% की प्लेजिंग है। तो मैं ऐसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसमें प्लेजिंग है ऑलरेडी प्रमोटर की, तो आई विल नॉट गो विद द आंध्रा पेपर। अब बच जाती है जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट और आपकी शेषाशाही और सेठिया इंडस्ट्रीज। तो शेषाशाही और सेठिया इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी तक हमारे पैरामीटर्स में सही साबित आ रही है। बट फिर अगर हम देखते हैं मार्जिन वाइज, नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर का अगर हम बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में तो लगभग सबको अच्छे मार्जिन मिलने चाहिए थे। तो अगर हम देखते हैं फिर वापस यहाँ पे जेके पेपर यहाँ पर आगे निकल जाता है, उसके बाद सेठिया इंडस्ट्रीज आता है और वेस्ट कोस्ट भी यहाँ पे 10% के लमसम का पार्टिसिपेशन देता है। बट ऑपरेटिंग मार्जिन पर से बात करें तो वापस से आप देख सकते हैं जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट और सेठिया इंडस्ट्रीज, 3 कंपनीज आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं जो हमेशा आपको मार्जिन पर से आपको जो अलग अलग पैरामीटर हैं उनमें सब में सस्टेनेबल नजर आती है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 9.74 है, सेठिया इंडस्ट्रीज में 11.74 है, बाकी सारी कंपनीज का तो यही नेगेटिव है। और इसके अलावा अगर देखते हैं अभी शेषाशाही भी यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जहाँ पे 10% 15% निकल के आ रहा है वहाँ पर इनका केवल नेट प्रॉफिट मार्जिन केवल 1% का और 2% का निकल के आया है, तो वो यहाँ पर अपनी लीग से निकल जाता है। इसके बाद आता है असेट टर्नओवर रेशो। असेट टर्नओवर रेशो में वेस्ट कोस्ट यहाँ पर सबसे आगे निकल के आता है 0.72 का रेट से, जेके पेपर 0.46 और सेठिया इंडस्ट्रीज यहाँ पे वापस से 0.64। तो आप देख सकते हैं 2 कंपनीज हैं जो यहाँ पर सबसे आगे हर पैरामीटर्स में निकल के आ रही है। बट एक पैरामीटर है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो है केस साइकिल। केस साइकिल क्या होता है कि आपने एक पूरी प्रोसेस, एक परचेज से सेल तक की जो प्रोसेस होती है कि आपको वापस से कैश कब मिलेगा जब आप सेल करेंगे, फ्रॉम द डे ऑफ परचेज से लेके आपने रॉ मटेरियल बनाया और उसको बेचा, वो सब इन्वेंट्री डेज और आपका डेटर्स डेज और आपका पेबल डेज को कंसीडर करने के बाद जो कैश साइकिल निकल के आता है वो जेके पेपर का सबसे कम है। तो वो इसको फिर से एक यूनिक कंपनी बना देता है। तो जेके पेपर में हम डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको सब कुछ बताएंगे कि जेके पेपर की शुरुआत कैसे हुई, उसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसके पीछे के डिटेल्ड रीजंस क्या है, थीसिस क्या है,
वो। और सेंचुरी टेक्सटाइल में आप देखेंगे यहाँ पर वापस से इनके जो डेज है, डेटर डेज, वो 308 है, तो ये तो कंप्लीटली आप इग्नोर कर सकते हैं। सीएटीआई इंडस्ट्रीज़ में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी मात खा जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 153 डेज इनका केस साइकिल है, वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव निकल के आता है। अदरवाइज हम सीएटीआई इंडस्ट्रीज़ को इसलिए यहाँ पर छोड़ रहे हैं क्योंकि एक तो कंपनी छोटी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उसमें उसके कारण भी यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। और बाकी सीएटीआई इंडस्ट्रीज़ में जो आप बात करेंगे ना कि इनकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी 2,05,000 टन की है, जबकि जेके पेपर की आप देखेंगे 4 गुना कैपेसिटी है, तो 8,07,000 है। वो अभी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। जी हाँ, उसमें थोड़ा सा डेट है, बट अगर हम देखते हैं एज कम्पेयर टू, अगर हम दूसरे पैरामीटर्स देखें तो वो जेके पेपर में यहाँ पे सेटिस्फाई ज़्यादा होते नजर आए हैं। वर्टिकली इंटीग्रेशन ले लो, चाहे मार्जिन्स पर से ले लो, तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी ज़्यादा है और कंपनी के दूसरे पैरामीटर्स भी ज़्यादा निकल के आते हैं। तो जेके पेपर पे आपकी नज़र होनी चाहिए दूसरी कंपनीज के बजाय। उसका रीज़न मैंने आपको बताया। साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री का एनालिसिस आपको कैसा लगा उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पेपर इंडस्ट्री में और आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जेके पेपर के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगले नेक्स्ट वीक में आपको जरूर से 1 या 2 दिन में ही वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इसी तरीके के डिटेल वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हम इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।